हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। इस वक्त पूरी दुनिया का महवर बरतानिया है, जहां कोरोना वायरस की एक नई किस्म जिसे वायरेंट अंडर इन्वेस्टिगेशन 2020-12/01 कहा जा रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। और ये जो वेरिएंट है, ये जो नई स्ट्रेन है कोरोना की, ये ट्रांसमिटेबल जो है इसकी 70% ज़्यादा है जो ओरिजिनल कोरोना वायरस था, जिसकी वजह से कल जो है यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने बरतानिया को ऑलमोस्ट लॉकडाउन पे लगा दिया है। क्रिसमस आपको पता है 4 रोज़ के बाद हो रही है, वहाँ पर उसकी गैदरिंग्स पर भी पाबंदी लगा दी है। 40 ममालिक ने बरतानिया पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। ये जो वायरस कहा जा रहा है कि सितंबर में पहली दफ़ा नोटिस हुआ था, और उस वक्त जो है कहा जा रहा था कि जितनी भी बरतानिया के इन्फेक्शंस हैं उसका 1/3 था, मगर नवंबर के आखिर और दिसंबर के मिड तक ये जो है तकरीबन 2/3 हो गया ये वेरिएंट। और इस बारे में अभी भी तहकीक जारी है। और बरतानिया आपको पता है अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क था जहां कोरोना की वैक्सीन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हुई थी। अब तक 8 लाख लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। इस बारे में अभी तक तहकीकात हो रही हैं कि ये वैक्सीन इस नए वेरिएंट पर असर करती है या नहीं, या ये जो वेरिएंट है ये ज़्यादा डेडली है, ज़्यादा इन्फेक्शस तो है, मगर क्या उससे ज़्यादा अमवात होंगी, ज़्यादा बुरा वायरस है। इस बारे में तहकीकात के बारे में कहा जा रहा है कि दिसंबर के आखिर यानी अगले हफ्ते तक ये चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। जिन ममालिक ने पाबंदी लगाई है उसमें हम भी शामिल हैं। बिल्कुल, FIR में हमारा नाम भी है। इसका ज़्यादातर जो ज़ोर जाहिर है हुआ है वो सितंबर से अब तक वो साउथ ऑफ इंग्लैंड है, साउथ ईस्ट इनफैक्ट जाना चाहिए, जिसमें लंदन और नीचे तक के जो इलाके हैं वो आते हैं। 9 दिसंबर तक यानी 10 दिन पहले तक लंदन में जो इन्फेक्शंस हो रहे थे उनमें 62% जो केसेस हैं वो इस नए वेरिएंट के या कोरोना की जो एक बदली हुई नई शक्ल है उससे थे। अच्छा, बरतानिया चूँकि डिटेक्ट पहले वहाँ हुआ है, और वो जो आप बता रहे थे कि वो डिटेक्ट होने की वजह ये कि उनका जो है वो मास्टर्स हैं जेनेटिक सीक्वेंसिंग के। ये मुरान गिलाद एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है। मतलब इसका ये है कि अभी तक लग रहा है, एंड अगेन जैसे आपने कहा कि अभी हमें नहीं पता, ठीक है, तो हम क्लियरली कोई बात नहीं कर सकते कि ऐसा है या नहीं है। अभी लग रहा है कि ये लोकल है टू ग्रेट ब्रिटेन, लेकिन ये भी हो सकता है कि सिर्फ वहां पर पहली दफा पकड़ा गया है और ये और जगह ये लोकल नहीं है। लोकल इसलिए नहीं है कि अब आप अगर एटलस फैला लें, नहीं, लेकिन वो भी सारे यूके से निकले हैं ना वो सर। नहीं, यूके के माहिरीन का कहना है कि ये वायरस उनको खदशा ये है कि कोई ट्रैवलर के थ्रू यूके में आया। चीन वाले भी यही कह रहे हैं यार कि हमने हमारी तरफ से नहीं आया। अच्छा, वायरस को म्यूटेट होने के लिए आपको किसी खास मुल्क की इजाज़त की तो ज़रूरत नहीं है। मसलन ये तो मैं मान सकता हूँ कि जैसे हॉलैंड में अगर कोई केस निकला है, या इटली में, बेल्जियम में, डेनमार्क में, ऑस्ट्रेलिया में, नहीं आइसलैंड में, तो हो सकता है कि वो यूके से कोई साहब गए हों या उधर आए हों। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर 2 निकल रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया कई महीने से उसने अपने आप को, अच्छा, जो सबसे एक्सट्रीम पोजीशन ली है, हालांकि अभी तक वहाँ कोई केस नहीं आया है, लेकिन सऊदी अरब, ओमान और कुवैत ने अपनी तीनों सरहदें बंद कर दी हैं, बर्री, बहरी, फ़ज़ाई हुदूद, ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। तो उन्होंने जो है ज़ाहिर एक स्टेप लिया है। अच्छा, एक चीज़ मैं बस इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि आप ये ना समझें कि कोई ये हॉरर मूवी चल रही है, क्योंकि वायरसेस जो होते हैं उनका नेचर है म्यूटेट करना, और वो बहुत तेज़ी से म्यूटेट करते हैं। मैं आपको एक बड़ी आसान मिसाल देता हूँ। ये जो हमें फ्लू वैक्सीनेशन या फ्लू जैब मिलती है, आप एक साल, पिछले साल का फ्लू वैक्सीन आप पर नहीं काम करेगी, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस हर साल म्यूटेट करता है। तो ये वायरसेस के लिए नॉर्मल है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें वैसे भी आपके कंट्रोल में हैं। जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है, आप उन पर ही काम करें कि SOPs, मास्क वगैरह वगैरह, हाथ धोएं और उम्मीद करें। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि ये जो म्यूटेशन इस न्यू वेरिएंट के अंदर आई है, नॉर्मली जो म्यूटेशन होती है वो 1 to 2
का डिफरेंस होता है, यहाँ 22 का डिफरेंस है, तो विद 22 पॉइंट का डिफरेंस है, तो इसलिए लोगों के कान में खड़े हुए हैं। हाँ, अच्छा, पाकिस्तान ने भी कहा है कि आज निस्फ शब के बाद से कम एक हफ्ते के लिए सफरी पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं बरतानिया से आने वाली फ़्लाइट्स के ऊपर, और अगर कोई पाकिस्तानी वहाँ इस दौरान फंसेंगे तो उनको ला करके एक हफ्ते का करंटीना करना पड़ेगा। मुझे ये नहीं पता कि वो आएंगे कैसे, क्योंकि अगर फ़्लाइट्स नहीं आएंगी, क्योंकि इस वक्त बरतानिया से कोई भी फ़्लाइट किसी भी ट्रांजिट में भी इवन अलाउड नहीं है। तो अगर स्पेशल प्लेन जाता है वो एक और बात है। ज़ाहिर है पाकिस्तान में बरतानिया से काफ़ी लोग आए गुज़िश्ता 10-15 दिन में, अभी तक हमें नहीं पता। मेरी डॉक्टर फैसल सुल्तान से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम इस बात को जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ वो वायरस है या नहीं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पेचुहो। डॉक्टर साहिबा, ये बताइए, ये जो वेरिएंट है, अभी कोई हमें इस बात का इशारा मिला है कि कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान आया है किसी के तौर, या अभी फ़िलहाल कोई ऐसा हमारे पास सबूत नहीं है? मुबशिर, देखें, ये मसला ये है कि हमारे यहाँ ज़ीरो टाइपिंग या जेनेटिक्स सीक्वेंसिंग नहीं होती, और हम बाहर भेज रहे थे वायरस। जब ज़ीरो टाइपिंग के लिए अगर कुछ सैंपल्स गए भी थे तो वो बाहर अमेरिका या यूके या दीगर यूरोपियन ममालिक में गए हुए थे, वो भी रिसर्च पर्पसेस के लिए गए हुए थे। लेकिन यहाँ अब तक ये कोई फैसिलिटी नहीं है कि हम उसकी सीरो टाइपिंग करके हम बता सकें कि म्यूटेशन है वायरस में, किस किस्म की म्यूटेशन है, और वाकई में ये जो स्ट्रेन है जो यूके में पाया गया है वो हमारे पास मौजूद है या नहीं है। तो ये मालूम करना ज़रा अभी किया भी नहीं गया, लेकिन हम कुछ क्लिनिकली हम असेस कर सकते हैं कि हम देखें कि जो यूके से लोग आए हैं, अगर वो तो टेस्ट करके आते हैं, नेगेटिव टेस्ट करके प्लेन में चढ़ते हैं, लेकिन ऑब्वियसली 5 दिन लगते हैं। अगर वायरस उनके जिस्म में होता है तो 4-5 दिन लगते हैं पॉजिटिव होने के लिए PCR के। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि उनको ट्रैक करके कि वाकई में वो जो आए हैं पिछले 15-20 दिनों में उनके वो बीमार पड़े हैं, उनकी PCR पॉजिटिव हुई है, वो अगर उनमें बीमारी आई है तो उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करना पड़ेगा, और हमें थोड़ा सा उस पर तंदही से और बड़े ठोस इक़दाम उठाने पड़ेंगे ताकि उनको हम क्वारंटीन करें और आइसोलेशन में रखें। अगर वो सिम्टोमेटिक भी नहीं है और पॉजिटिव है तो उन्हें क्वारंटीन में रखें। लेकिन हम चाह रहे हैं कि सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट से हम बातचीत कर रहे हैं कि जितने भी मुसाफिर पिछले 20-25 दिनों में आए हैं उनकी PCR करना ज़रूरी हो जाएगी। अभी जो ये नोटिस भी निकला है, पाकिस्तान जो है अभी यूके के सिटीजन्स को आने नहीं देगा, लेकिन जो पाकिस्तानी वहाँ फंसे हुए हैं शायद उनको आने दिया जाए, तो उसके लिए ख़ास इक़दाम उठाए जाएंगे ताकि उनकी PCR टेस्टिंग भी हो और उन्हें सेल्फ आइसोलेशन की भी हिदायत की जाए। डॉक्टर साहिबा, सॉरी, ये जो आप बात कर रही हैं और बिल्कुल ये सही बात है कि जो आए हैं यूके से या इन इन्फेक्टेड कंट्री से तो उनकी ट्रेसिंग होनी चाहिए। तो ये आपने रिक्वेस्ट भेज दी है वफाक को, FIA को, मतलब किस स्टेज पर है ये प्रोसेस? ये मैंने आज जो है फेडरल एडवाइज़र फैसल सुल्तान से बात की थी टेलीफोन पे, और उनसे कहा था कि हम चाहते हैं कि ये ट्रैकिंग हो। अभी हम जो है सिविल एविएशन को FIA को लिख रहे हैं कि वो जो है हमें नाम दें उन लोगों के जो स्पेशली जो यहाँ सिंध के में रहे हुए हैं, जो सिंध से बाहर नहीं गए हैं और सिंध में मौजूद हैं, यूके से आए हुए हैं ट्रैवलर्स, उनकी हम नाम लेके उनकी ट्रैकिंग और उनकी ट्रेसिंग करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कराची ज़ाहिर है सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स यहाँ आती हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हमारी एयरपोर्ट्स के ऊपर जो चेक्स थे क्या वो लैक्स हुए इस दौरान, या वही SOPs जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कोई फॉलो नहीं करता, तो एटलीस्ट ऑफिशियल लेवल पर वो फॉलो हो रहे थे? नहीं, देखें, पहले बीच में जब हम कर रहे थे तो फ्लाइट्स PCR टेस्ट करके नहीं पैसेंजर्स को ले आ रही थी, तो उस दौरान हमने जो है
उन्हें आइसोलेशन में भी रखा 2-2 हफ्ते, जो है PCR टेस्टिंग 24 आवर्स में करके फिर जो पॉजिटिव थे उनको आइसोलेशन में भी रखा था। तो वो प्रोसीजर ख़त्म हो गया उस वक्त जब सब एयरलाइंस ने कहा कि हम PCR 72 आवर्स का PCR करके फिर उन्हें ट्रैवलिंग करने देंगे। तो वो जो हम क्वारंटीन कर रहे थे, जो 24 आवर्स में पहले PCR यहाँ कर रहे थे, वो सिस्टम ख़त्म हो गया था उसके बाद। लेकिन दोबारा क्योंकि ये वेरिएंट स्ट्रेन है और इसकी इफेक्टिविटी बहुत हाई है, तो हम चाहेंगे कि ये हम दोबारा जो भी पाकिस्तानी आए उनका 24 आवर्स में पहले 24 घंटों में जो है वो हम टेस्ट कर लें, और उन्हें अगर वो पॉजिटिव हैं तो उन्हें आइसोलेशन में रखें, बल्कि उनको आइसोलेशन में रखें जब तक वो जो है क्वारंटीन पीरियड नहीं ख़त्म हो जाए, क्योंकि हो सकता है 4-5 दिन बाद वो पॉजिटिव हो। तो कराची जो है ज़ाहिर है सबसे बड़ा शहर भी है, और जो कोरोना की हमने ओवरऑल सूरत हाल देखी है, कराची में इन्फेक्शन रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो किस हद तक अभी भी जो ओरिजिनल कोरोना है वो कितना बड़ा ख़तरा है? देखिए, पाकिस्तान में जो है हम जो देख रहे हैं, सिंध में स्पेशली कराची और हैदराबाद हमारे दो बहुत ही इन्फेक्टेड सिटीज़ हैं सिंध लिहाज से। लेकिन ये जो है कुछ अप्स एंड डाउन्स हमने देखे हैं। पहले बहुत बढ़ जाता है, हम 3,000 तक के लेवल पे पहुंच गए थे पॉजिटिव टेस्ट में। अभी 24 आवर्स में जो है अभी कुछ 700 तक हैं पिछले 24 घंटों में। तो अप एंड डाउन होता रहा है इस दौरान। लेकिन ये जो वेव है अभी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ कम हो रही है, क्योंकि हमारी एडमिशन्स भी अभी जो है रिड्यूस होना शुरू हो गई हैं। तो हो सकता है कि ये थर्ड वेव भी आए, जो जैसे कहा जाता है कि थर्ड वेव भी आई है किन मुल्कों में। जो है बद एहतियाती जो है, जो हम मास्क नहीं पहन रहे, शहर में भीड़ में लोग फिर रहे हैं और सोशल गैदरिंग्स भी हो रही हैं, उस वजह से ज़रा स्प्रेड जो है बढ़ सकता है। तो वो जब हम नीचे लेवल पे पहुंच जाते हैं, हम उसको कर्व को हम सप्रेस कर जाते हैं, तब उसके बाद लोग जो हैं वो बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं उसकी। और शायद हमारी तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ी लापरवाही हो जाती है, थोड़ी रिलैक्सेशन हो जाती है। तो हम समझते हैं कि थोड़ा ईज ऑफ हो जाता है मामला, तो इस वजह से फिर से दोबारा राइज होने का खतरा होता है। बिल्कुल, मेरे ख्याल लोग थक भी जाते हैं ना हर लेवल पर। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रहा हूँ वैक्सीन के बारे में, क्योंकि आपको पता है दुनिया भर में वैक्सीन का तो अवेलेबिलिटी शुरू हो गई है। एक वक्फा लेते हैं डॉक्टर साहिबा, वक्फे के बाद बात करते हैं कि पाकिस्तान में वैक्सीन की क्या पोजीशन है डॉक्टर। वेलकम बैक जी। हमारी बात हो रही है सिंध हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर असला पेशवा से। और डॉक्टर साहिबा, हमारे खित्ते में नसीब में कौन सी वैक्सीन आएगी? क्योंकि एक जो ख़तरा है वो ये है कि जो फाइजर, मॉडर्ना और ये वाली जो वैक्सीन हैं, शायद जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या जो अमीर ममालिक हैं वो इनकी होर्डिंग ना कर लें। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है इस वक्त? देखिए, यहाँ जो है एक तो मिक्स आएगी, वैक्सीन की मिक्स लेंगे, क्योंकि हर में यही होगा, क्योंकि प्रोडक्शन जो है सप्लाईज कम होंगी और डिमांड ज़्यादा है। और बिल्कुल आपने सही कहा, जो मगरबी ममालिक हैं उन्होंने तो पहले से बुकिंग कर ली और ख़ासी ज़्यादा मिकदार में बुकिंग कर ली है, और उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बुक कर ली है मॉडर्ना और जो है फाइजर वाली वैक्सीन। लेकिन हम जो है ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट ही प्रोक्योर करेगा, और उसके लिए शायद उन्होंने कुछ रकूम जो है मखसूस भी की है। हाँ, दूसरी चीज़ जो करने जा रही है गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ही कर रही है, क्योंकि उनका ही मैंडेट है कि वो जो है एक जो है कंसोर्शियम है कोवैक्स के नाम से, जिस बिल गेट्स और दूसरे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन INGOs हैं, उनसे जो है
वो कह रहे, उनसे गुफ्तगू जारी है कि वो किस हद तक हमें वैक्सीन मुहैया करेंगे। गावी ने कहा है कि वो 20% वैक्सीन मुहैया करेगा हमारे लिए, लेकिन उसमें वो कंसेशनल रेट्स पे लेगा, तो ऑब्वियसली पेमेंट हमें करनी पड़ेगी उस वैक्सीन की। लेकिन सिर्फ 20% लोगों के लिए ये जो मिलेगा उन्हें गावी के थ्रू हमें मिलेगा, वो 20% हमारे जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीन मुहैया कर सकेंगे। ये जो है बड़ी अलमिया की बात है कि हम जो डेवलपिंग मुल्क हैं, ममालिक हैं, उनके लिए जो मिकदार में वैक्सीन की ज़रूरत है और जो डोजेस चाहिए वैक्सीन के, वो शायद बहुत देर से मुहैया हों हमें। कुछ बातें तो ये भी हो रही हैं 2024 तक शायद इतनी वैक्सीन मौजूद हो हमारे पास कि हम 70% लोगों को कवर कर सकें, जिससे हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी लोगों में। लेकिन ये भी तशवीशनाक बात है कि इसका कुछ इल्म भी नहीं है कि इसका असर किस हद तक, कितने महीनों तक, कितने सालों तक हो सकता है इस वैक्सीन का। तो उस वजह से ये हो सकता है कि हमें मगरबी ममालिक में जो लोग हैं उनको भी हर साल दोबारा लगनी पड़े ये वैक्सीन। तो ये बड़ा मुश्किल मरहला है। और कोविड हमारे साथ रहने के लिए आया है, ये इतना जल्दी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। और यहाँ तो हम सोच रहे थे कि 2021 के एंड तक चले हम फारिग हो जाएंगे, लेकिन लग रहा है कि ऐसा शायद ना हो। फिर नहीं, मुझे तशवीश है कि ये बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा कि हम 2021 की एंड तक हम ये जो है इसके मुहैया कर पाएंगे इस वैक्सीन को। दूसरी चीज़ ये भी है कि इसकी जो कोल्ड चेन है, स्पेशली फाइज़र की और मॉडर्ना की, एस्ट्राजेनेका वाली, वो बहुत फ्रीजिंग पॉइंट्स पे है, और ये हमारे पास कोल्ड चेन की जो सहूलियत वो भी मुहैया नहीं है, और इस वजह से हमें कुछ और तरीके करने पड़ेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली हमारे यहाँ चाइनीज़ वैक्सीन ही ज़्यादा चलेगी, क्योंकि उसकी जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स है वो नॉर्मल जो है हमारी जो वैक्सीन हम रख रहे हैं, अभी जो वैक्सीन हमारे पास है इम्यूनाइजेशन के लिए बच्चों के, उसी टेम्परेचर्स पे वो रखी जा सकती है। तो ये पता है कि चाइनीज़ वैक्सीन जो है कब तक अवेलेबल हो जाएगी, या अभी तक ट्रायल्स चल रहे हैं? देखिए, उनके ट्रायल्स अभी तक चल रहे हैं, 3rd स्टेज के ट्रायल्स अभी तक मुकम्मल नहीं हुए हैं। जो एटलीस्ट जो पाकिस्तान में ट्रायल्स चल रहे थे वो मुकम्मल नहीं हुए हैं। लेकिन चाइना ने अपनी शायद आर्म फोर्सेस को, जो सुनने में आता है, उन्होंने अपनी आर्म फोर्सेस को ये वैक्सीन आर्म फोर्सेस के लिए इस्तेमाल की है वैक्सीन। बहरहाल उनकी भी रिक्वायरमेंट ये है, उनके तो बिलियंस ऑफ जो पॉपुलेशन है बिलियंस में है, उनको अपनी वैक्सीन, वो अपने ममालिक की ज़रूरियात पूरी करेंगे, फिर हम जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे वैक्सीन। लेकिन हो सकता है कि हम सेकंड नंबर पर हों, क्योंकि पाक चीन दोस्ती, सीपैक वगैरह यार। वायरस से तो दोस्ती कोई नहीं होती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अज़हर साहिबा हमसे बात करने। अच्छा, एक बात है, मुझे एक बात की मैं इतराफ़ करता हूँ, दाद देनी पड़ेगी। आमतौर पे मिनिस्टर्स इतने अपडेट नहीं होते, लेकिन ये हैरान कुन हद तक जो है, मतलब आज की तारीख तक की जो डेवलपमेंट है अपने शोबे में अपडेटेड। मुझे तो डरा दिया है डॉक्टर अज़रा जी, ये 2024 वाली बात से तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें जो मैं आपको और डराता हूँ, क्यों? इस दुनिया की आबादी कितनी, 8 अरब है। 3 अरब आबादी के पास रेफ्रिजरेशन की सहूलत ही नहीं है। 3 बिलियन। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि ये जो ऊपर की हैं अशराफी किस्म की वैक्सीन बनी है, जैसे फाइजर महंगी वैक्सीन या मॉडर्ना वगैरह की, नाजुक वैक्सीन, हाँ, आस्ट्रा वगैरह, ये अगर ख़रीदते हैं तीसरी दुनिया के ममालिक, तो उनका करेंगे क्या? ये भी है। एक तो पूरा कोल्ड चेन सिस्टम -20 से लेके 70 तक वो कैसे बनाएंगे, उसके पैसे। फिर ये है कि वो दूर दराज, कोई अगर टिम्बकटू में कोई से 100 किलोमीटर दूर कबीला रह रहा है, तो उस कोल्ड चेन के साथ वो कैसे पहुंचाएंगे? ये दिस इज़ वेरी सीरियस चैलेंज। मैं बहुत दूर चला गया, इसराइल ने ये फाइज़र के साथ जो है समझौता किया है। 90 मिलियन आबादी है इसराइल की, तो उन्होंने तकरीबन जो हैं 8 मिलियन इनिशियली जो हैं वो फाइज़र से ली हैं, बाकी मॉडर्ना से 3 मिलियन ली हैं। इसमें इसराइल की आधी आबादी कवर होती है। इसका क्या मतलब है? फ़लस्तीनी गए 25 लाख फ़लस्तीनी जो गज़ा और गरब उर्दन में रहते हैं,
वो जाने, WHO जाने, जो कोविड इनिशिएटिव मिनिस्टर अजरा ने कहा वो जाने, इसराइल का उनसे कोई फ़िलहाल लेना देना नहीं है। और उनके पास कोल्ड चेन फैसिलिटी सिर्फ एक है, जेरिको में एक सर्द खाना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत कुछ। तो एक वैक्सीन मिलना इशू नहीं है, वैक्सीन मिलने के बाद क्या होगा, चैलेंज दर चैलेंज है हम जैसे गरीब मुल्कों को। एक ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। हाल में ही वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी UAE के दौरे से के बाद वापस आए पाकिस्तान में, तो सहाफ़ियों ने उनसे काफ़ी सवाल किए। ज़ाहिर है इजराइल की बात हुई, तो जिस पर उन्होंने कहा कि जी जब तक फ़लस्तीनी मसला हल नहीं होता, इसका काफ़ी इसके मतलब हो सकते हैं, माने हो सकते हैं, तो हम इजराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। बिल्कुल। फिर बात हुई कि जी सऊदी अरब और UAE पाकिस्तान को रिप्लेस नहीं कर रहे भारत के साथ, और बिल्कुल उन्हें हमारी रिलेशंस बहुत अच्छी है और बेहतर होंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन एक जो कन्फ्यूजन रही थी और जो इनफैक्ट एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, वो अभी तक क्लियर नहीं हुई, और ये है पाकिस्तानी वीज़ाज़ की जो एक बैन आप कह सकते हैं नए वीज़ाज़ पे, आप उसके बारे में आपको याद होगा कि तकरीबन 18 नवंबर से ये सिलसिला चल रहा है, जहां पे एक जिस दिन एक UAE की तरफ से एक इमिग्रेशन ऑर्डर सर्कुलेट हुआ, जिसमें मेरा ख्याल है कि 13 ममालिक टेम्पररीली बैन हुए हैं। अच्छा, अब जब इसमें भी कंफ्यूजन थी कि यार क्यों बैन हुए, और सारे मुस्लिम, अच्छा सारे के सारे मुस्लिम, मैं भी बताता हूँ उनके नाम। ये भी कंफ्यूजन थी कि क्यों बैन हुए हैं, और जाहिर है लोग ये सोच रहे थे कि यार क्या ये कोई पनिशमेंट हो रही है, कोई सिक्योरिटी का मसला है या क्या है। अच्छा, जब मुलाकात हुई शाह महमूद कुरैशी की अब्दुल्ला बिन जायद अल नयान से, जो UAE के फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हमने ये आर्जी तौर पर बंद की है कोरोना वायरस की वजह से। अब बिल्कुल पूरी दुनिया ही बंद हो रही है कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन एक सवाल उठ जाता है कि अगर आप लिस्ट देखें इन ममालिक की, पाकिस्तान, ईरान, लेबनान, टर्की, इराक, अफगानिस्तान और भी 2-3 नाम है, बिल्कुल इराक का मैंने नाम लिया था जी, तो बिल्कुल आप इनकी एंट्री बैन करें कोरोना की वजह से, लेकिन भारत का क्या होगा जहां पर कोरोना तो बहुत तेजी से तीसरा सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा है। तो ये बात, इस बात की समझ नहीं आती। तो अभी मैं पढ़ा था TRT में एक आर्टिकल जिसमें इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस था, और वो ये था कि ये इनमें से 13 में से जो 11 ममालिक हैं, उन्होंने बहुत कंडेम किया है ये जो UAE और इजराइल की जो नॉर्मलाइजेशन हुई है। अच्छा, उनमें हम भी शायद शामिल हैं, नहीं हमने ऑफिशियली कंडेम नहीं किया, लेकिन जहाँ तक हमारा केस आता है तो आप देख रहे हैं कि पिछले 6-7 महीनों से, इनफैक्ट पूरे पिछले साल से हमारी रिलेशनशिप्स डिक्लाइन कर रही हैं उनके साथ। ये अभी तक चीज़ एड्रेस नहीं हुई। अच्छा, अब कोरोना वायरस वाला जो ये बहाना है, इसको मैं बहाना इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल यार ठीक है यार, फ़र्ज़ करें कि आपने अपने मुल्क में बड़ा कंट्रोल किया हुआ है UAE में, और आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान से कोई इन्फेक्शन आपकी तरफ आए, तो फिर आप पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं हुबारा बस्टर्ड मारने के लिए? तो तिलोर के शिकार के लिए आ रहे हैं, आप क्यों आ रहे हैं? उसी पाकिस्तान जो कोरोना की वजह से आप बैन कर रहे हैं। अब फिर हम आ जाते हैं अब बस्टर्ड डिप्लोमेसी पे, ठीक है, जिसके बारे में आपको याद है वज़ीर आज़म ने भी बहुत बातें की हैं। इसलिए कहते हैं कि हर एक चीज़ पर आउटरीच देना चाहिए, क्योंकि किसी दिन आप भी वही चीज़ कर रहे होंगे। अब जहाँ तक बस्टर्ड डिप्लोमेसी है, तो यार देखें, मुझे कोई असूली इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि यार ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर कोई डिविडेंड भी मिले, एंड आई डोंट नो कि अभी इसका कोई डिविडेंड मिल रहा है हमें एट दिस स्टेज इन टाइम। नहीं मिल रहा, और मुझे लगता है कि चीज़ें जैसे आप कह रहे हैं कि नीचे की तरफ जा रही हैं, सर्द मोहरी आ रही है, तो जाहिर है मसला होगा। आपको याद है जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गए थे UAE में, और बड़ा एक अभी इंडियन आर्मी चीफ सऊदी अरब गया, हाँ, तो हमारे लिए मुश्किलात तो हैं। तो ये बस्टर्ड वगैरह से मेरे ख्याल में कुछ लोगों की इनफरादी मुश्किलात तो हल हो जाएंगी, लेकिन अगर पाकिस्तान की अपनी जो मुश्किलात हैं वो मेरे ख्याल में उसमें कोई फ़र्क नहीं। अच्छा, अब दिस ब्रिंग्स अस टू इजराइल नाउ, बिकॉज एक और जो स्पेकुलेशन है, अब जाहिर है कि पाकिस्तान ने इतनी कंडेम नहीं किया था, लेकिन बाकी जो मुल्क है उन्होंने काफ़ी इस पर कंडेम किया था
किस हद तक आपका ख्याल है कि ये जो यूएई की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है और कुछ हद तक के सऊदी अरब से जो प्रेशर आ रहा है कि भाई हमारे $1 बिलियन वापस करो, हमने वापस कर भी दिए, चीन से लेके हमने उनको वापस कर दिए हैं, किस हद तक ये इजराइल की रिकग्निशन या नॉर्मलाइजेशन के साथ लिंक्ड है? बिकॉज पाकिस्तान में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट आती है कि जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं आती, ठीक है। फिर ये स्टेटमेंट आती है कि जब तक ये मसला हल ना हो, अब हो सकता है इसको मैं ओवर एनालाइज कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इसके बाल की खाल निकाल रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेटिक ज़बान में ये चेंज सिग्निफिकेंट है। कोई आपको एक फेस सेविंग चाहिए। फिर आप ये भी देखें कि ताहिर अशरफी साहब इजरायली टीवी चैनल पर आए हैं और एन अरबिक थिंग डिनाई किया है, लेकिन ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है कि वो इजरायली टीवी पर आए हैं। अभी हाल में ही मौलाना शिरानी का भी एक बयान आया है यूएफए के, मुझे पता है कि अब मीडिया में तो सारा कवरेज उनकी हुई है, जो फजल रहमान के बारे में उन्होंने बात की है, लेकिन उन्होंने भी एक पश्तो में बयान दिया है कि जी बिल्कुल अगर कोई स्टेट बनती है या ऐसा कुछ होता है तो क्यों ना इसको हम इस पॉसिबिलिटी को हम देख सकें। मेरा ख्याल है कि उनसे इस तरह की स्टेटमेंट आनी एक थोड़ी सी इंडिकेशन बनती है शायद। लेकिन ये बात तो तय है कि हम आखिरी मुसाफिर होंगे जो इस ट्रेन पे चढ़ेंगे, क्योंकि वी वुड स्टिल वांट कि सऊदी अरब उससे पहले तो मेरा ख्याल है नामुमकिन है। मैं आपको बता देता हूँ कि इजराइल में अभी जो बातें हो रही हैं ना वो इंडोनेशिया की हो रही है। अगला इंडोनेशिया। ये मतलब वहाँ के जो जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि यार यहाँ पर ये चीज़ घूम रही है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू के इंटरेस्ट में है कि वो इस तरह के रूमर्स फैलाए, क्योंकि वो खुद पर्सनली मसले में है, पॉलिटिकल और लीगल मसले में। चलिए जी एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद थोड़ी सी और इजराइल की बात करते हैं, लेकिन एक और पॉइंट ऑफ व्यू से। वेलकम बैक। अच्छा, अब एक चीज़ तो साबित है कि इजराइल मिलिट्री टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पर साइबर वॉरफेयर में एक तरह से आप कह सकते हैं वर्ल्ड लीडर है। इसी शो पर हमने बात की थी कि जो ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमले किए थे एक कंप्यूटर वर्म के ज़रिए, स्टुक्सनेट, और शायद आपने एक और इजरायली स्पाईवेयर है उसका नाम सुना हो, पेगासस, क्योंकि मेरे ख्याल है कि 1-2 साल पहले हमने इसी शो पर डिस्कस किया था। अब पेगासस का हमला हुआ है अल जजीरा जो मीडिया नेटवर्क है उनके तकरीबन 35-40 सहाफ़ियों पर। पता कैसे लगा कि एक तैमूर अल मिशाल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं अल जजीरा अरबिक के साथ, और उनको अपने फ़ोन पर धमकियां और डेथ थ्रेट्स मिलने लगी और अजीब अजीब किस्म की चीज़ें होने लगी कि लग रहा था कि कोई उसको मॉनिटर हम जमाल खशोगी बना देंगे सर, हम आपको जमाल खशोगी बना देंगे, बिल्कुल यही बात हुई। तो उसने फ़ोन दिया सिटीजन्स लैब को। सिटीजन्स लैब एक कंपनी है, मॉनिटरिंग कंपनी है सॉर्ट ऑफ हैकर्स की, टोरंटो में, कनाडा में, और उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि जी ये पेगासस की नई वर्जन है। इससे क्या होता है कि पहले पेगासस में क्या होता था, जैसे जब ये पहले डिटेक्ट हुई थी कि आपको एक एसएमएस आता था, उसमें एक लिंक होता था कि जी ये देखें मेरी वेकेशन की तस्वीरें या जो भी, अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो वो आपके पूरे फ़ोन को टेक ओवर कर सकता है। इसका क्या मतलब है कि आपको पता भी नहीं है और आपका माइक ऑन हो गया, वो आपकी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं या आपके कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं या आप जो भी कीज़ दबाएंगे वो उनके रिकॉर्ड में आ रही है। अच्छा, लोग सिग्नल या व्हाट्सएप को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनका ख्याल है कि ये सिक्योर है, लेकिन अगर आपका फ़ोन ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो उनको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। ये जो हैक था, ये अभी जो अल जजीरा के जो हैक है, और फिर इससे पता लगा कि इतने और उनके फ़ोन्स भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। इसको कहते हैं ज़ीरो क्लिक एक्सप्लॉइट। ज़ीरो क्लिक एक्सप्लॉइट का मतलब है कि आपने उस लिंक को क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने आपको एसएमएस भेज दिया और वो एसएमएस आपके फ़ोन में आ गया, आप कॉम्प्रोमाइज़ हो गए ऑटोमेटिकली। अच्छा, जो सबसे जो हैरत की बात है कि ये जो एक्सप्लॉइट है इससे एप्पल को टारगेट किया है, iOS को, जिसको वैसे तो कहा जाता है कि जी बड़ी सिक्योर है, लेकिन इनको एक छोटा सा छेद मिल गया और लोगों ने पूरा अपना ट्रक उसमें से निकाल दिया। इससे पहले इन्होंने एक और तरीका इस्तेमाल किया था, अगेन व्हाट्सएप में एक कमज़ोरी तलाश कर दी, और ये इससे भी शायद खौफनाक था, क्योंकि अगर आपको सिर्फ एक नंबर से व्हाट्सएप मिस्ड कॉल भेज दें तो वो वायरस आपके फ़ोन में आ जाएगा। पहले तो कहते थे ना कि आप डाउनलोड ना करें या आप क्लिक ना करें। पेगासस इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया है अब
कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने भेज दिया, आप इन्फेक्ट हो गए। अच्छा, सिटीजन्स लैब का कहना है कि उन्होंने ट्रेस किया है कि ये यूएई और सऊदी अरब की तरफ से आ रहे हैं। यूएई और सऊदी अरब अल जजीरा को क्यों टारगेट करना चाहेंगे ये आप सबको पता है, क्योंकि कतर के साथ उनकी क्या कहते हैं नहीं बनती ज़्यादा। मुझे जो डर है, अच्छा हाँ, ये जो पहले पता लगा था, ये अहमद मंसूर साहब हैं, एक यूएई के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। सबसे पहला जो नोन हैक है पेगासस का, ये उनका हुआ था। और फिर एक उमर अब्दुल अजीज़ हैं, 2018 में ये पता लगा कि उनके फ़ोन को इन्फेक्ट किया गया और उसके थ्रू जमाल खशोगी को ट्रेस किया गया, और फिर जो हुआ जमाल खशोगी साहब के साथ वो हम सबको पता है। अच्छा, पेगासस इतना ज़ाहिर है आप सुन रहे हैं, इतने ख़तरनाक सॉफ्टवेयर है कि इजरायली हुकूमत के सामने इसको हथियार क्लासिफाई किया गया है, जिसका मतलब है कि इजरायली हुकूमत के बगैर ये कंपनी NSO टेक्नोलॉजीज़ जो है इजराइल की, ये इसको आगे किसी मुल्क को बेच नहीं सकती। तो एक तो इससे ये क्लियर होता है कि सऊदी अरब, यूएई और इजराइल की जो लिंक्स हैं वो आजकल की बात नहीं है, ये काफ़ी टाइम से चल रही हैं। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे मेरे जहन में ये आया कि भारत और इजराइल की डिफेंस कोलैबोरेशन बढ़ती जा रही है। अगर भारत ने ये ऑब्टेन किया तो वो चीन के खिलाफ तो इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल उनको डर होगा कि वो काउंटर हैकर जो चीन के बैठे हुए हैं वो इनको पकड़ लेंगे। ये हमारे खिलाफ टेस्टिंग करने के लिए भी ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो सिक्योरिटी सर्कल्स में फिर ये भी सोचा जा रहा है कि शायद इसको काउंटर करने का एक ही तरीका है, और वो है कि आप थोड़ी सी इजराइल के साथ बना लें, अगर बना सकते हैं, और कहें कि यार और कुछ नहीं तो मेरी जान पेगासस तो उनको ना बेचना, या अगर बेचना तो हमें भी बेच दो। हाँ, 1 दर्जन हमें भी दे दो, 1 दर्जन पेगासस यहाँ पे भी बेच दो। तो ये है, तो आई थिंक सो, आई होप सो। पता नहीं, आज के लिए इतना ही। मुबशर बोर हो गया? नहीं, मैं बोर नहीं हो गया, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि तुमने क्या क्या क्लिक किया है, हमें क्यों देंगे वो। नहीं, वो हमें क्यों देंगे पता नहीं यार। और मुबशर ये भी सोच रहा था कि पेगासस का पीडीएम की मूवमेंट पे क्या असर पड़ सकता है। बेसिकली इसके यही होता है, बेसिकली इसका। ठीक है, चलिए, अब आपने एक्सपोज कर ही दिया, तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना ही जी। इजाज़त दीजिए, खुदा।